Hello everyone, I welcome you all again in this video lecture series of engineering mechanics. In the previous lectures, we were discussing about equilibrium of coplanar concurrent force system and equilibrium of coplanar non-concurrent force system. In today's class, we are going to start a new topic, that is resultant of coplanar concurrent force system and non-concurrent force system. Okay, before starting that topic, we are going to discuss a very important law, that is parallelogram law of forces. So let's start with the definition. According to parallelogram law of forces, if two forces are shown in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, both pointing away from the common vertex, then their resultant will be shown in magnitude and direction by the diagonal passing through same common vertex. Okay, in same sense. Okay, in same sense also you can add here, in same sense, in same sense. Okay, दो बेटा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है उसको समझते हैं. ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर इसका डायगोनल जो है रिजल्टेंट बता रहा है तो उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी और वो कितने एंगल पे लग रहा होगा. ठीक है, तो देखते हैं बेटा ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स कहता क्या है, जरा उसको पहले समझते हैं. अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं, सपोज कर लो ये फोर्स है F2 और ये फोर्स है कोई F1. ओके, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है. ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, ये दोनों क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है. F1 एंड F2 आर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, दैट मींस दे आर पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी दो फोर्स दिया हुआ है तो इनको मिला के हम लोग क्या एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं. तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें इसके पैरेलल एक साइड खींच दिया ऐसे और इसके पैरेलल एक साइड खींच दिया. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस लग रहे थे, F1 और F2 दो फोर्सेस लग रहे थे. उनके पास कुछ अपना मैग्नीट्यूड था, उनके पास अपना कुछ डायरेक्शन था और इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा है. सॉरी, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज थीटा. ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी दिस डायगोनल. ओके, तो अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं किसी पैरेललोग्राम के साइड्स हैं तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायगोनल पासिंग थ्रू दैट वर्टेक्स, टेकन इन सेम सेंस. दैट मींस अगर ये वर्टेक्स से अवे जा रहे हैं तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वर्टेक्स से अवे जाएगा और इसका एंगल ये जो होगा F1 के साथ, दैट एंगल विल बी अल्फा. ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये वो पॉइंट है, ये वो वर्टेक्स है, या फिर ये यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है जहां पे ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये F1 F2 क्या हैं, इफ दिस F1 एंड F2 आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, okay, then their resultant will be what, their resultant will be the diagonal passing through that vertex. और इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द वर्टेक्स. क्यों, क्योंकि जो दो फोर्सेस हमने लिए हैं वो दोनों फोर्सेस भी क्या है, वर्टेक्स से अवे हैं, यानी उनसे वर्टेक्स से दूर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड दिस एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, और डायरेक्शन मींस दिस एंगल अल्फा. ओके, तो अच्छा, इसको हम लोग इस रिजल्टेंट की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम जरा समझते हैं रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अंडर एक्शन ऑफ दोस फोर्सेस देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, है ना, उसका उन फोर्सेस का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस F1 F2 F3 ऐसे करके बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर. तो अंडर एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई इसका इन फोर्सेस का इंपैक्ट हो रहा हो सकता है, ये मोशन में हो सकता है, एक्सेलरेट कर रहा हो सकता है, डीएक्सेलरेट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है इसके साथ. ठीक है, तो इनका कोई ना कोई इंपैक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, इन सारे फोर्सेस का कंबाइंड एक इफेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, तो अगर ये सारे मिल के जो इफेक्ट दे रहे हैं वही इफेक्ट अगर ये कोई आर दे तो इसे हम क्या बोलेंगे, उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसी केस का एक स्पेशल केस है जहां पे इतना नंबर ऑफ फोर्सेस तो नहीं है लेकिन दो फोर्सेस हैं, एक F1 है F2 है. तो F1 और F2 जो इंपैक्ट करेगा, जो इफेक्ट देगा इस ऑब्जेक्ट ए पे, वही इफेक्ट ये रिजल्टेंट भी देगा.
क्लियर? रिजल्टेंट का मतलब क्या है? तो जस्ट समझते हैं बेटा, अगर किसी प्रॉब्लम में आपको या कहीं पे दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक फोर्स है F2 जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और इनके बीच का एंगल जो है 30 डिग्री। तो बताइए जरा, इन फोर्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स लगाना है ताकि वो ही इफेक्ट दे जो ये मिलके इफेक्ट दे रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो, वही एक ऐसा फोर्स होगा जो कि सेम इफेक्ट देगा जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, देयर विल बी अ रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट का कोई एंगल होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम में आपको F1 F2 और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो आप रिजल्टेंट और अल्फा फाइंड आउट कर लोगे। दैट मीन्स there must be some relation between r, f1, f2 and theta. There must be some relation between f1, theta, alpha, f2 and r. ओके, यानी इन सबके बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम उस रिलेशन को डिराइव करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैं करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, इस पॉइंट सी से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, और इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट ई। तो देखो बेटा जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पे? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले जरा देखिए बेटा, अगर ये F2 है, दिस साइड इज F2, देन दिस साइड विल बी आल्सो F2, दैट मींस दिस विल बी आल्सो F2, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, है ना। पैरेललोग्राम के जो दो साइड्स होते हैं, जो अपोजिट साइड होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। अच्छा देखिए, ये F2 जो है ना हॉरिजॉन्टल साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये थीटा एंगल फॉर्म करेगा। और अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी F2 sin थीटा एंड दिस डिस्टेंस विल बी F2 cos थीटा। अब जरा देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल AEC में, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो क्या लिख सकते हैं आप, r स्क्वायर इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, या फिर मैं पहले साइड्स में टर्म लिख लेता हूं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ओके, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ओके, और इस AC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, r, देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल्स टू AE को मैं क्या ले सकता हूं, AB प्लस BE, AE विल बी इक्वल्स टू दिस टोटल AE विल बी AB प्लस BE, तो मैं क्या लिखता हूं, AB प्लस BE होल स्क्वायर प्लस EC, दैट मीन्स F2 साइन थीटा प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी r स्क्वायर, AB की जगह पे F1 लिख सकता हूं मैं, एंड दिस विल बी F1, और BE की जगह मैं क्या ले सकता हूं, BE विल बी F2 cos थीटा, F2 cos थीटा। अगर मैं F1 प्लस F2 cos थीटा होल स्क्वायर को अगर ब्रेक करूं, यू विल गेट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा और प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा जरा, इन दोनों में मैं F2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। जब इन दोनों में F2 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं फाइनली क्या लिखता हूं, r स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर, इसकी और इसकी जगह पे इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 cos थीटा। Okay, so r will be nothing but under root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos थीटा। आई थिंक ये फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके होंगे हाई स्कूल या इंटर में अपने, है ना। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया उस रिजल्टेंट का। किस रिजल्टेंट का, F1 और F2 के रिजल्टेंट का। तो आप देखिए बेटा, अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, F1 चाहिए, F2 चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए। अगर ये तीनों चीज पता है तो उनका रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसका मतलब कोई भी दो फोर्स पॉइंट पे अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं तो उनका एक यूनिक रिजल्टेंट होगा, और वो यूनिक रिजल्टेंट क्या होगा, दिस विल बी द यूनिक रिजल्टेंट। ओके,
तो ये तो बात हो गई उसके मैग्नीट्यूड की। अब हम अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, अगर मैं उसी ट्रायंगल में tan अल्फा लूं, मतलब दिस एंगल इज अल्फा, tan अल्फा विल बी व्हाट, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, तो मैं क्या इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, f2 sin थीटा डिवाइडेड बाय दिस मच, दैट मींस f1 प्लस f2 cos थीटा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया किसका, रिजल्टेंट का। यानी अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद व्हाट, f1, you remember this alpha is angle with what, f1, this force, okay। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं आपको मेमोराइज करके रखने हैं, ठीक है, आने वाले प्रॉब्लम्स हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स था। मैं इसके बाद जल्दी समराइज कर देता हूं। देखिए बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर उसके किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस F1 और F2 लग रहे हैं, और F1 और F2 लग रहे हैं, और वो F1 और F2 किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स अगर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू विच दोज टू फोर्सेज आर पासिंग, ओके। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। एंड उसका एंगल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल f1 के साथ, f1 का जो tan अल्फा होगा दैट विल बी f2 sin थीटा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 cos थीटा। आई थिंक आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके दो स्पेशल केसेस हैं, जरा उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के दो स्पेशल केसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहला केस बात करता हूं मैं आपसे। फर्स्ट वन इज व्हाट, व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज, व्हेन केस वन, when theta is 90 degrees, okay। जब थीटा 90 हो जाएगा बेटा तो क्या होगा, दिस r विल बी अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, ये वाला टर्म कहां चला गया, दिस टर्म विल बी जीरो, दिस टर्म विल बी जीरो बिकॉज cos 90 is nothing but zero, okay। So you will remain with r equals to under root f1 square plus f2 square, clear। And tan alpha will be what, tan alpha will be again f2 sin 90, that means f2 sin 90 is 1, f2 divided by f1, again this term will be 0. So in a very special case, when theta is 90 degree, the resultant will be under root of f1 square plus f2 square, and tan alpha will be f2 upon f1, okay। And the second case, second important case is when theta is 180 degrees. Theta is 180 degrees means they are equal and opposite, sorry, the forces are in acting in opposite direction. That means if this is your f1, therefore this will be your f2. The angle between these two is what, 180 degrees. And in this situation the angle will be something like f1 and f2, okay। And this will be your resultant, and this will be alpha, okay। Theta is what, theta is 90 degrees, okay। What will happen in this situation, when you put cos 180, cos 180 is nothing but minus of 1, okay। And when you put this value of minus 1, you will get r equals to f1 minus f2, okay। The first example we are going to discuss is a very simple problem, okay। Let there is an object, and this object is exposed to two forces, 100 Newton and 200 Newton, okay। And the angle between these two is, suppose this angle is 60 degrees, okay। Then you have to find the resultant value of these two forces, okay। Resultant means something like the same object, and resultant will be something in this direction r, and it will make some angle with this 200 Newton. Suppose this is your f1 and this is your f2, okay, and this angle is alpha. You have to find the angle alpha also. So what we will be doing, we will be simply put the values of these forces and this angle in the formula what we have derived in previous section. What will be r, will be under root of f1 square means 100 ka square plus f2 square means 200 ka square plus 2 into 100 f1 into 200 f2 into cos theta, that means cos 60,
Okay, you solve this, you will get the value of resultant. Okay, and what will be the alpha? Alpha will be tan inverse f2 sin theta divided by f1 plus f2 cos theta. Put the values of f1, f2 and theta. You will get tan inverse in bracket f2 is what? F2 is 100, sin theta means sin 60 divided by f1 is 200 plus 100 cos 60. You solve this, you will get value of alpha. I think it is clear to you. But you can clearly see there is a limitation of parallelogram law of force. Parallelogram law of force can only be applied when there are two forces only. If this object is exposed to three forces, suppose there is another force of 50 Newton, can you apply parallelogram law of force? No, you cannot apply parallelogram law of force. Okay, suppose this angle is what? This angle is 30 degrees. Okay, you cannot apply parallelogram law of force here. So what we can do now? अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए बेटा, जब भी आपके पास दो फोर्सेस हों तब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब दो या दो से अधिक फोर्सेस आ जाएं तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का स्पेशल केस यूज करना पड़ेगा. अब वो कैसे स्पेशल केस यूज करेंगे, एक दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं. स्पेशल केस कौन सा? जो पहला वाला स्पेशल केस हमने देखा था, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन द फोर्सेस. ओके, let us take an example. There is an object, any random object. The forces acting on these objects, this object is, let's F1 equals 200 Newton, F2 is 200 Newton, and let us this force is F3 and this is 400 Newton. Okay, and the angle of this force with horizontal is what? 60 degrees. Now what? You have to find the resultant of these forces. But we cannot apply parallelogram law of force here because there are three forces passing through a point. Parallelogram law of force is valid for only two force system. Okay, and those two forces must pass through a particular point. But here there are three forces passing through a point. So what can we do? बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप देखो बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये एक वर्टिकल फोर्स है, ये एक इंक्लाइन फोर्स है. तो इस इंक्लाइन फोर्स को हमें पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा. जब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे बेटा, यू विल गेट समथिंग 400 sin 60. Okay, this will be 400 sin 60 and this will be what? 400 cos 60. Okay, अब इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको रिजॉल्व कर दिया. अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग ना अपना यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे. समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या? एक्स के डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. तो देखिए एक्स के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक ये है पॉजिटिव एक्स में लग रहा है और ये नेगेटिव एक्स में लग रहा है. दैट मींस 100 माइनस 400 cos 60. ओके, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ वाई फाइंड आउट करेंगे. समेशन ऑफ एफ वाई. तो देखिए वाई डायरेक्शन क्या लग रहा है? 400 sin 60 और 200 नेगेटिव वाई डायरेक्शन. तो क्या लिखेंगे हम लोग? 400 sin 60 minus of 200. On solving these two forces, you will get something 100 Newton over here. Okay, when you solve this one, you will get 146.41 Newton. Okay, so this will be minus sign. This will be with minus sign. Okay, तो देखो बेटा, हमने जब इसको रिजॉल्व किया और रिजॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया, इन सारे फोर्सेस का एक्स डायरेक्शन में निकाल लिया और वाई डायरेक्शन में निकाल लिया. मतलब क्या है कि इन सबको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं. अगर आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अगर आप इस फोर्स को समेशन एफ एक्स को शो करना है, मान लो समेशन एफ एक्स ही आपका F1 है, मान लो क्या समेशन एफ एक्स ही आपका F1 है और समेशन एफ वाई ही आपका क्या है? F2 है. तो आप देखो F1 कितना है? माइनस ऑफ 100. माइनस 100 मतलब हम इधर दिखाएंगे, दिस विल बी 100 न्यूटन. ओके, एंड समेशन एफ वाई इज व्हाट? पॉजिटिव वैल्यू 146.41. इसको हम किधर दिखाएंगे? पॉजिटिव दिखाएंगे. मतलब ये कितना हो जाएगा? 146.41.
ओके, तो ये आपका समेसन fx हो गया जिसको मैं f1 बोल रहा हूं, और ये आपका समेसन fy हो गया जिसको मैं f2 बोल रहा हूं। ठीक है, आप दोनों कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज योर समेसन fx एंड दिस इज योर समेसन fy। ओके, ये फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे इतना सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्लियर है ये दो फोर्सेस कहां हो रहे हैं, इस पॉइंट पे लग रहे हैं। ये दोनों फोर्सेस कहां लग रहे हैं, इस पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हमने एक स्पेशल केस देखा था जब थीटा क्या था, 90 डिग्री था। तो देखो बेटा क्या है, यहाँ पे इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये वो स्पेशल केस है क्या, जिसकी हम लोगों ने बात किए थे। पहला केस जो बात किया था हम लोगों ने, केस नंबर 1। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल पास थ्रू समथिंग लाइक दिस। दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम, और ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी अल्फा। ओके, तो इस स्पेशल केस में हमने जब बात किया था तो हमने क्या देखा था कि r विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। इट डजेंट मैटर कि f1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, f2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर टर्म क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसको जब स्क्वायर करके ऐड करोगे इट विल गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, पुट द वैल्यूज ऑफ f1 हियर इन प्लेस ऑफ f1 you have summation of fx, in place of f2 you have summation of fy. Okay, so put the value as f1 and f2, you will get 100 ka square plus 146.41 ka square. You get the magnitude of the resultant, and that will be 177.3 Newton. 177.3 Newton approx. Okay, this will be the value of the resultant. Okay, the problem is not complete yet. Apart from the magnitude, you have to also find the angle of this resultant. So for finding the angle, we have a formula tan alpha equals to what, f2 upon f1 वहां पे था, that was f2 upon f1. In our scenario it will be summation of fy upon summation of fx. Okay, we are not going to bother about the sign of this these forces because we have drawn the figure. हमने जब ये फिगर ड्रॉ कर दिया ना तो हमने ऑटोमेटिकली ले लिया कि ये अल्फा कौन सा है। आपको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा जब भी tan अल्फा फाइंड आउट करो आप यहाँ पे इसका मॉड ले लो, यानी कोई भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देन यू विल गेट समथिंग व्हाट, समेशन fy इज व्हाट 146.41 146.41 डिवाइडेड बाय 100. You take inverse of this value, you take tan inverse of this value, you will get the value of alpha. I think this problem is okay. तो इस प्रॉब्लम से हमने ये सिंपल सी प्रॉब्लम करके हमने सीखा क्या बेटा, हमने ये सीखा कि अगर टू फोर्स सिस्टम केवल दिया हुआ है, सीधे आपको टू फोर्स सिस्टम दिया हुआ है, इन दैट सिचुएशन वी नीड नॉट टू रिजॉल्व द फोर्सेस, वी डायरेक्टली अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. ओके, बट when 3 or more forces are given at a point, then we have to resolve those forces, and after resolving we have to find summation of fx and summation fy. और ऐसा करने से हमें क्या मिला, फिर से दो फोर्सेस मिल गए, है ना, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्सेस पास हो रहे हैं. लेकिन इस बार स्पेशलिटी क्या है कि वो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री ही होगा. यानी वो जो स्पेशल केस 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. यानी जब भी आप रिजॉल्व करके सॉल्व करोगे तो हर बार आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा. यानी टू फोर्स सिस्टम में आपको वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा. बाकी 3 और मोर देन 3 फोर्स सिस्टम अगर आपके पास है तो आप हर बार उनको रिजॉल्व करके समेशन एफएक्स समेशन एफआई फाइंड आउट करोगे. समेशन एफएक्स समेशन एफआई को स्क्वायर करके ऐड करोगे, उसका अंडर रूट ले लोगे, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. एंड to find the angle of that resultant we will using formula tan alpha equals to summation of fy upon summation of fx. Okay, it is similar to it is analogous to Lami's theorem. आप लामिस थ्योरम में क्या करते थे बेटा, लामिस थ्योरम में अगर 3 फोर्स सिस्टम है तभी आप लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे, नहीं तो क्या करते थे 4 फोर्स सिस्टम है 5 फोर्स सिस्टम है तो क्या करते थे हम लोग रिजॉल्व करके उसको सॉल्व करते थे. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है. यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स आप तभी अप्लाई करोगे जब 2 फोर्स सिस्टम है. 2 फोर्स सिस्टम से ज्यादा फोर्सेस हैं तो इन दैट सिनेरियो आपको फोर्स को रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा. वहां से यहाँ पे एक एडवांटेज ये है, यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं रिजॉल्व करने के बाद वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का ही एक स्पेशल केस है. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर अप टू हियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. ओके, दिस प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ resultant of coplanar concurrent force system. If an object, this is a rigid object and 2 forces acting on this object. First force is F1 and the magnitude of F1 is P newtons. Okay, and there is another force F2
whose magnitude is 2p. Okay, and the angle between these two forces is suppose theta. Okay, so there will be some resultant of these two forces. Suppose the resultant is what? R, and there will be some angle of this resultant, and suppose that angle is alpha with F1. Okay, so what is said in the question is, when you increase this force by 100 Newton and you double this force F2, the direction of resultant remains unchanged. Then find the value of this P. Okay, let me clear the problem. देखो बेटा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट है. इस रिजिड ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है F1, दूसरा है F2. F1 का वैल्यू क्या है? P न्यूटन है, और F2 का वैल्यू क्या है? 2P न्यूटन है. ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज समथिंग थीटा. ओके, तो इन दो फोर्सेस का कोई रिजल्टेंट भी होगा. सपोज दैट रिजल्टेंट इज R. ओके, और ये R जो है इसका कुछ एंगल भी होगा. सपोज दैट एंगल इज एंगल विद F1 इज अल्फा. अब क्या कह रहा है, सेकेंड सिचुएशन दे रहा है आपको इस प्रॉब्लम में. वो कह क्या रहा है कि अगर इस फोर्स F1 को 100 न्यूटन से इंक्रीज कर दो और इस फोर्स F2 को दोगुना कर दो, तो ये जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. रिजल्टेंट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये अल्फा चेंज नहीं हो रहा है. तो लेट अस ड्रॉ द फिगर अगेन. द सेम बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय F1 dash this time, and this F1 dash is P plus 100. Okay, this F1 dash is F1 plus 100, that is P plus 100, and the F2 is what? F2 dash is nothing but twice of F2. Twice of F2 means 4P. Okay, and the resultant will be something R dash. Angle between the forces remains same, that is theta. जो थीटा यहाँ पे है वही थीटा यहाँ पे रहेगा. और ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये रिजल्टेंट का एंगल जो अल्फा है ना F1 के साथ, वो चेंज नहीं हो रहा है. और अगर ऐसा होना है तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रिजल्टेंट के बारे में, वो उसके एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन है. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको आपको नहीं दिया गया है. तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, जो कंस्ट्रेंट आप पे इंपोज किया गया वो कंस्ट्रेंट क्या है? ये अल्फा. दिस अल्फा विल रिमेन सेम इन बोथ द सिचुएशन. तो क्यों ना हम दोनों सिचुएशन का अल्फा पहले फाइंड आउट कर लें, और दोनों सिचुएशन का अल्फा फाइंड आउट करके हम उसको इक्वेट करके देखें, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इस सिचुएशन में हम लोग अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. व्हाट विल बी द अल्फा? वी ऑल नो tan अल्फा इक्वल्स टू F2 cos थीटा, दैट मींस 2P cos थीटा, सॉरी 2P sin थीटा, F2 sin थीटा, 2P sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 plus F2 cos थीटा, दैट मींस P plus 2P cos थीटा. ओके, इज इट क्लियर? Okay, what will be the tan alpha in this situation? The tan alpha in this situation will be F2 sin theta, that is 4P sin theta, divided by F1 plus F2 cos theta. F1 is P plus 100 plus 4P cos theta, F2 cos theta. Okay, you can clearly see the left hand side of this expression and the left hand side of this expression is same. ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया आपसे कि इस सिचुएशन में जो अल्फा है वही अल्फा इस सिचुएशन में है. इसका मतलब इन दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो अगर दोनों राइट हैंड साइड को हम इक्वेट करें, यू विल गेट समथिंग 4P sin थीटा डिवाइडेड बाय P plus 100 plus 4P cos थीटा इक्वल्स टू 2P sin थीटा divided by P plus 2P cos theta. This will cancel out and it will be left with 2. Okay, do cross multiplication. Here it will be 1, here it will be 2. You will get, you multiply this with 2, you will get 2P plus 4P cos theta equals to P plus 100 plus 4P cos theta. 4P cos theta, 4P cos theta get cancelled out. Okay, this P will transfer to this side. You will get 2P minus P, that is P equals to 100 Newton. I think this problem is clear to you. कहने का मतलब ये है बेटा
कि अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करनी है, कौन सी सिचुएशन, कि अगर ये P न्यूटन का फोर्स है F1 और ये 2P न्यूटन का फोर्स है, और अगर हम इस P न्यूटन को इंक्रीज कर देते हैं 100 न्यूटन से और इस 2P न्यूटन को हम लोग डबल कर देते हैं, और ये कंडीशन प्रिवेल होनी है कि जो रिजल्टेंट दोनों सिचुएशन को होना है उनका एंगल सेम होना है, तो इस P की वैल्यू जो होगी वो आपको 100 न्यूटन ही लेनी पड़ेगी। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। टेक अनदर एग्जांपल। इधर देखो, यहाँ पे एक रिजिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इस रिजिड ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज कर लो एक फोर्स है F1 और F1 की वैल्यू क्या है 2P है, और दूसरा फोर्स है F2 जिसकी वैल्यू क्या है 3P है। ओके, देयर विल बी सम रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, सपोज दैट रिजल्टेंट इज R। अब दूसरा सिचुएशन आपको दे रहा है, इसका कुछ वैल्यू है, रिजल्टेंट वैल्यू होगा, दिस विल मेक सम एंगल अल्फा एंड दिस विल मेक सम एंगल थीटा। ओके, क्या कर रहा है कि द सेम ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू अनदर सेट ऑफ फोर्सेस। ओके, हम F1 को एज इट इज छोड़ देते हैं। F1 जो है बेटा वो 2P के बराबर ही है, और F2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम F2 को डबल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, F2 को डबल कर रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग 6P कर दे रहे हैं। ठीक है, F2 इज डबल्ड, सपोज दिस इज F2 डैश एंड दिस वन इज Fn डैश, और यहाँ पे जो R है ना, इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज आल्सो डबल्ड। ओके, R इज आल्सो गेट्स डबल्ड। ओके, दिस एंगल इज अगेन थीटा, दिस एंगल विल बी सम अल्फा। ओके, कुछ भी हो सकता है, अल्फा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी वो क्या होगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये 2P है और ये 3P है, अगर 3P फोर्स को हम डबल कर देते हैं और 2P फोर्स को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है इसके रिजल्टेंट का दोगुना हो जा रहा है। तो आप बताओ कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इन दोनों F1 और F2 के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ओके, तो अब देखो बेटा जरा कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। पिछली प्रॉब्लम में क्या था, जो कंस्ट्रेंट दिया था वो अल्फा पे दिया था, ये जो रिजल्टेंट निकल रहा है उसका अल्फा सेम रह रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि इस केस में R आ रहा है, इस केस में 2R आ रहा है। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम दोनों केस में मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यू नो R स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर मतलब 2P का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब 3P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 2P इंटू 3P कॉस थीटा। ओके, इस सिचुएशन में क्या होगा, 2R का स्क्वायर इक्वल्स टू 2P का स्क्वायर प्लस 6P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2P इंटू 6P कॉस थीटा। ओके, अब यहां पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, मैं इसको 4R स्क्वायर लिखता हूं, देयरफॉर R स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर इक्वल्स टू दिस विल बी 4P स्क्वायर प्लस 36P स्क्वायर प्लस व्हाट 2 टू जा 4 4 6 जा 24 cos 24P square cos theta. Okay, you divide this side with 4, you will get R square equals to P square plus 9P square plus 6P square cos theta. Okay, suppose this is your one expression. Okay, you solve this expression, you will get R square equals to 4P square plus 9P square, that means 4 9 13P square, you will get something 13P square plus 2 2 ja 4 4 3 ja 12 plus 12P square cos theta. Okay, this is your equation number 1. Suppose this is equation number 2. Equate these two expressions. Okay, you will get 10P square plus 6P square cos theta equals to 13P square plus 12P square cos theta. Okay, you solve this, take cos theta component in one side and P square component in other side, you will get something minus of 3P square equals to 6P square cos theta. Okay, you solve this, you will get cos theta equals to minus of 1 by 2.
and we all know cos theta will be -1/2 when theta is 120 degrees. Therefore theta will be 120 degrees. Okay, that means अगर ये सिचुएशन में रिजल्टेंट r है, इस सिचुएशन में रिजल्टेंट 2r है, तो ये तभी हो सकता है जब ये थीटा जो दोनों जगह है वो 120 डिग्रीज हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लियर? आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू. In the next class, we will be solving some problems on equilibrium of coplanar concurrent force system and non-concurrent force system as well. That will be the last lecture on this force system topic. Okay. After that, we will be starting shear force and bending moment diagram. Thank you.